A very good morning to all the students. Welcome to 12 Plus platform. This platform provides you every detailed knowledge about whatever you have to do in your graduation level. Thank you to Dilip and his team for providing me an opportunity to explain you all about what we have to study in the BSc first semester Zoology practical examination. जूलॉजी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में हमें क्या करना है, कैसे परफॉर्म करना है, चलिए एक छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, काफ़ी बदलाव आए हैं। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि जूलॉजी का आपको सिर्फ एक पेपर थियोरी में पढ़ना है और उस पेपर का नाम है एनिमल डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन। इस पेपर में आपके कुल 5 यूनिट जो है वो आपके पूछे जाएंगे। थियोरी जो पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का होगा। अगेन प्रैक्टिकल विल ऑल्सो बी ऑफ 100 मार्क्स। एनिमल डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन वाले पेपर में जो 5 यूनिट्स है उन्हें सेग्रीगेट या सेपरेट इस हिसाब से किया हुआ है कि यूनिट 1 और 2 में आप पूरा एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ पाएंगे। यूनिट 3 के अंदर आपके ओरिजिन ऑफ लाइफ, यूनिट 3 के अंदर आपके ओरिजिन ऑफ लाइफ, मिलर एक्सपेरिमेंट, लमार्कवाद, डार्विनवाद एक्सेट्रा सारा आपका एवोल्यूशन का जो बेस है वो कवर होता है। यूनिट 4 के अंदर आपके वेरिएशंस, आइसोलेशंस, अडेप्टेशंस क्यों होते हैं, स्पीसिएशन कैसे हुआ है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है और उसका क्या एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या इफेक्ट हुआ है, दैट विल बी कवर्ड इन यूनिट नंबर 4। यूनिट 5 के अंदर आपके मेजर जो प्रिंसिपल जू जियोग्राफिकल रीजन्स है पूरे वर्ल्ड के 6 जू जियोग्राफिकल रीजन्स में बांटा गया है वर्ल्ड को, और उसके अंदर मैमेलियन फ्लोरा और फौना कैसे पाया गया है, कितना पाया गया है, कौन सा पाया गया है, इन सब का एक्सप्लेनेशन है। आफ्टर दैट वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। 100% पाया जाने वाला क्वेश्चन पिछले 5 सालों से एवोल्यूशन ऑफ मैन की कैसे हमारा एवोल्यूशन हुआ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम थियोरी की बात क्यों कर रहे हैं और इसका प्रैक्टिकल से क्या संबंध है। जितना भी हम थियोरी में पढ़ेंगे, यानी कि एनिमल डाइवर्सिटी के जो पहली 2 यूनिट है, जो कंसेप्ट ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन समझाती है, R.H. विटिकर की क्लासिफिकेशन को समझाती है, प्लांट किंगडम को समझाती है और एनिमल किंगडम को समझाती है, उसमें से एनिमल किंगडम हमारा स्टार्ट हो जाता है यूनिट नंबर 1 में ही। यानी कि एनिमल किंगडम के 2 बेसिक फाइलम्स यानी कि जो फाइलम्स जिससे इनवर्टिब्रेट स्टार्ट होते हैं वो है प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा। आप यूनिट नंबर 1 में उन्हें डिटेल में पढ़ सकते हैं, जो कि आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन यूनिट नंबर 2 की बात करें तो हमारे यूनिट नंबर 2 के अंदर starting from phylum Coelenterata to the last phylum of the invertebrate, अकशेरुकी के लास्ट फाइलम तक, लास्ट संघ तक, एकाइनोडर्मेटा तक सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन विथ एग्जाम्पल्स है। ये कहाँ काम आएगा प्रैक्टिकल के अंदर। प्रैक्टिकल के अंदर अगर हम प्रैक्टिकल्स की बात करें तो आपका जो प्रैक्टिकल जूलॉजी का रहेगा उसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करते हैं। मार्क्स पे थोड़ा सा इशू है। ये जो 100 मार्क्स का है ये वेरी कर सकता है। आपका जो प्रैक्टिकल है 100 मार्क्स का रहेगा, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 70 मार्क्स आपके रहेंगे एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में जो आप कंडक्ट कर रहे हैं, जो आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पे 70 मार्क्स, एंड 30 मार्क्स जो है वो आपके इंटरनल्स के रहेंगे, जो कि जितना भी आपने सेमेस्टर में परफॉर्म किया है, 6 मंथ्स में लैबोरेटरी वर्क किया है, कोई क्विज दिया है, कोई सेमिनार दिया है या कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है, उसके बेसिस पे आपके इंटरनल मार्क्स जाएंगे।
जो प्रैक्टिकल जूलॉजी का है दैट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 5 मेन टॉपिक्स, या हम कह सकते हैं परफॉर्म करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 मेन एक्सरसाइजेस है। एक आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड हो जाएगा और एक आपका वाइवा। तो लेट्स डिस्कस कि पांचों एक्सरसाइजेस क्या क्या कहती है। The first exercise, that is demonstration of dissection। पहले जब नई एजुकेशन पॉलिसी नहीं लगी थी तो हमें डायसेक्शन परफॉर्म करके बताना था, लेकिन अब नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 ये कहती है कि आपको डायसेक्शन नहीं करना है, डायसेक्शन इज कंप्लीटली बैंड, डायसेक्शन बिल्कुल हट चुका है। तो अब हमें बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, आपको जो कॉपी मिलेगी उसके अंदर आपको डायसेक्शन का डायग्राम बनाना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा दैट इज ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ डैश। अब ये डैश क्या है? इस डैश के अंदर वी हैव 3 बेसिक एनिमल्स, वन इज पाइला, दूसरा है प्रॉन और तीसरा है यूनियो। पाइला, प्रॉन और यूनियो का डिमॉन्स्ट्रेशन करना है आपको डायसेक्शन का। बेसिकली आपके जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम का डायग्राम बनाना है। नर्वस सिस्टम पाइला, प्रॉन और यूनियो का कैसा दिखता है वो आपके सामने एक इमेज मैं लेकर आई हूं, जिसके अंदर बेसिक जो आपको पढ़ना है वो है सेरेब्रल कमीशर। ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जब हम बात करेंगे या डायसेक्शन करेंगे, एक पिक्चर है जिसके अंदर डायसेक्शन किया हुआ बताया गया है। एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपके अंगूठी के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि पाइला के अंदर प्लेस्ड होता है। दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज सेरेब्रल कमीशर। ओके, चलते हैं हम आगे। जो मेन बेसिक आपको 5 लर्न करने हैं नर्वस सिस्टम में, मेजर चीजें नर्व्स, वो हम याद करेंगे। नंबर 1 दैट इज सेरेब्रल कमीशर, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। सेरेब्रल कमीशर से एक नर्व इस तरफ निकल रही है जो कि यहां नीचे मीट कर रही है, एंड दिस नर्व इज द 7th नर्व विच इज नोन एज लेफ्ट प्लूरोविसरल कनेक्टिव। इसे कनेक्टिव क्यों कहेंगे? इसे कनेक्टिव इसलिए कहेंगे, साथ साथ में मैं आपके वाइवा के क्वेश्चंस भी कवर करती रहूंगी जो ज्यादातर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में एग्जामिनर द्वारा पूछे जाते हैं। इसे कनेक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 गैंग्लियंस को कनेक्ट करता है। अब व्हाट आर गैंग्लियंस? गुच्छिकाएं क्या होती हैं? दो गैंग्लियंस को कनेक्ट करने वाला नर्व कनेक्टिव कहलाता है। गैंग्लियंस कुछ नहीं है, सिंपल एक मास ऑफ न्यूरॉन्स है, या हम कह सकते हैं जहां कहीं पर भी कई सारे न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स आके इकट्ठा हो जाते हैं उस जगह को गैंग्लियन कहते हैं। 2 गैंग्लियंस को कनेक्ट करने वाले को कनेक्टिव कहते हैं। इज इट क्लियर? यहां से आ रहा है आपका लेफ्ट प्लूरोविसरल कनेक्टिव, अपोजिट साइड से आपका आएगा राइट प्लूरोविसरल कनेक्टिव, राइट? दिस इज राइट प्लूरोविसरल कनेक्टिव। अगेन कनेक्टिव इसलिए है बिकॉज इट कनेक्ट्स 2 गैंग्लियंस या 2 गुच्छिकाओं को जोड़ने वाले को कनेक्टिव कहते हैं। यहां पर इस पॉइंट पे सिचुएटेड है आपका स्टमक, पाइला का स्टमक। पहले तो डायसेक्शन में हमें स्टमक में से रेड्यूला निकालना होता था, लेकिन आजकल रेड्यूला जो है वो निकाल के उसकी स्लाइड बनाने का ट्रेंड खत्म हो चुका है, बिकॉज मोर ऑफ नई एजुकेशन पॉलिसी ये चाहती है कि जितना ज़्यादा हम लिख कर याद करें वो ज़्यादा बेटर है। लेट्स सी, यहाँ पर स्टमक था, बीच में स्टमक के ऊपर से गुजरने वाली कहलाएगी सुप्रा इंटेस्टाइनल, राइट? दैट इज नंबर 6।
सुप्रा इंटेस्टाइनल नर्व स्टमक के बिल्कुल ऊपर से जाती है, राइट। एक नर्व स्टमक के नीचे से जा रही है, यहाँ पर इमेज में जो स्टमक के नीचे है, यहाँ बीच में स्टमक है, ऊपर की तरफ से एक सुप्रा इंटेस्टाइनल जा रही है, नीचे की तरफ से इंफ्रा इंटेस्टाइनल जा रही है। ये है इसके ऊपर रिंग लाइक सेरेब्रल कर्वेचर, राइट। स्टमक को दबा के जब हम बाहर निकालते हैं पाइला में से, तो इंफ्रा इंटेस्टाइनल नीचे जो आपका बेस है पाइला का उसकी तरफ पाई जाती है। आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाने के जो है इस एक्टिविटी में मार्क्स मिलने वाले हैं। तो 5 बेसिक नर्व्स जो है वो हमें याद करनी है। वन इज सेरिब्रल कर्वेचर, वन इज लेफ्ट pleurovisceral connective, another one is again coming from here, that is right pleurovisceral connective, supraintestinal स्टमक के ऊपर से और infraintestinal स्टमक के नीचे से। ये 5 बेसिक नर्व्स हैं जो आपको निकाल कर ट्रेस करनी थी, बट डायसेक्शन इज नॉट अलाउड, सो नाउ यू हैव टू ओनली डिमॉन्स्ट्रेट, दैट इज अच्छे से सफाई से डायग्राम बनाना है और इन 5 नर्व्स को डेफिनेटली लेबल करना है। ये एक इमेज है जो हमें मिली थी जिसके अंदर हमने डायसेक्ट करके पाइला को रखा था। तो हम अब इसमें ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज योर सेरिब्रल कर्वेचर। ये है सेरिब्रल कर्वेचर जो फर्स्ट मैंने आपको बताया था, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो ब्रेन के बीचों बीच रिंग लाइक फॉर्मेशन करता है, उसे हम सेरिब्रल कर्वेचर कहते हैं। अगेन ये आपकी आ रही है लेफ्ट प्लूरोविसरल कनेक्टिव, ये यहाँ से आ रही है आपकी राइट प्लूरोविसरल कनेक्टिव जो नीचे जाके मिलेगी। अगेन ये मेंटल कैविटी है और ये फुट ऑफ पाइला है, ये हेड रीजन है, ये फुट रीजन है, ठीक है। इसके ऊपर से जाती हुई वेगली आपको दिखाई देगी सुप्रा इंटेस्टाइनल, एंड नीचे की तरफ यहाँ पर जो ब्लैक हमने पेपर लगा रखा है यहाँ पर है इंफ्रा इंटेस्टाइनल नर्व। जो आपका सेकेंड एनिमल है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ डायसेक्शन में, या तो आपको दे दिया जाएगा कि नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला बनाए या आपको दे दिया जाएगा नर्वस सिस्टम ऑफ प्रॉन बनाए। हम प्रॉन की बात करेंगे तो प्रॉन आता है फाइलम आर्थ्रोपोडा में। प्रॉन का जो फाइलम है दैट इज आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा फाइलम का मतलब होता है वो फाइलम जिसके अंदर सारे एनिमल्स के जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड एंड पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, या आप कह सकते हैं पाद। वो सारे जंतु जिनके जुड़े हुए संधि युक्त पाद होते हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। प्रॉन का डायसेक्शन जब हमने किया था तो हमें बेसिकली एक सेंट्रल वेंट्रल नर्व कॉर्ड दिखाई दी थी जो बहुत ही थिक होती है, जिसके कारण जितने भी गैंग्लियंस यहाँ विजिबल है वो वेगली दिखाई देते हैं, वो क्लियरली दिखाई नहीं देते डायसेक्शन के दौरान, राइट। प्रॉन के अंदर टोटल 19 अपेंडेजेस थे जो आपने डेफिनेटली अपकमिंग ईयर्स में पढ़ने हैं और याद रखने हैं। These are total 19 appendages, pair of appendages, right? Pair of appendages जो हमें पहले माइनर डायसेक्शन में निकाल के दिखाने थे। But right now you have to just draw the diagram, जहाँ पर आपको जो मार्क करना है, जो important nerves है वो है आपकी एंटीन्यूलर नर्व जो एंटीना में जाएगी, एंटीन्यूल में जाएगी। Then is एंटीनरी नर्व जो एंटीना में जाएगी, that is very important. After that आपका है सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आप मार्क कर सकते हैं थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास, एंड आफ्टर दैट वेंट्रल नर्व कॉर्ड। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे तो ये फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेज से लेकर गैंग्लियन से लेकर टोटल 6 पेयर्स ऑफ एब्डोमिनल गैंग्लियंस।
तो ये जो 6 पेयर्स ऑफ एब्डोमिनल गैंग्लियंस है ये डेफिनेटली आपको डायग्राम में बनाने हैं और याद रखना है कि 6 ही बनाने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने हैं। अगेन गैंग्लियंस यानी कि वो गुच्छिकाएं जो कि उदर भाग में हैं वो 6 ही हैं, तो आप ध्यान से 1 2 3 4 5 और 6 ही इन्हें बनाएं। एंड आफ्टर दैट ये सारी जितनी भी माइन्यूट नर्व्स निकल रही है ये पैलिमॉन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में जाती है। द थर्ड एनिमल दैट इज यूनियो इज नाउ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। आपके एग्जाम्स में ज़्यादातर पाइला या प्रॉन ऑप्शन ही दिया जाता है नर्वस सिस्टम का, जो आपको ड्रॉ करना होता है, लेबल करना होता है। वाइवा के अंदर जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कनेक्टिव क्या है, गैंग्लियन क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आपके पुटअप होते हैं। कितनी नर्व्स पाइला में मेजर पाई जाती है, पैलिमॉन के कितने अपेंडेजेस है जो मैंने आपको लिखा दिए हैं, 19 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस पाए जाते हैं, उपांग पाए जाते हैं, और कितने एब्डोमिनल गैंग्लियंस है ये मेजर क्वेश्चन आता है। तो अगेन 6 एब्डोमिनल गैंग्लियंस यानी कि 6 उदरीय गुच्छिकाएं पैलिमॉन में पाई जाती हैं। पैलिमॉन को हिंदी में झिंगा कहते हैं। जो थर्ड हमारा डायसेक्शन का डिमॉन्स्ट्रेशन आता है वो जनरली लेमिलिडेंस यानी कि यूनियो का नर्वस सिस्टम आता है। यूनियो के नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो अगेन यूनियो आता है आपके फाइलम मोलस्का के अंदर। अच्छा, पाइला जो था वो भी आपके फाइलम मोलस्का में आता है और यूनियो भी आपके फाइलम मोलस्का के अंदर आता है। फाइलम मोलस्का का मतलब ये है कि वे जंतु जिनकी त्वचा जो सॉफ्ट बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, यानी कि फाइलम मोलस्का का मतलब है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स जिसकी बॉडी सॉफ्ट होती है जो पानी में पाए जाते हैं जनरली वो आते हैं फाइलम मोलस्का के अंदर। क्लियर? अगेन यूनियो का डायसेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, कभी इस पे भी ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं पुटअप हुए, बट फिर भी अगर आपको लर्न करना है तो इसके अंदर आप सेरेब्रल कमीशर जो आपने पाइला में लर्न किया है वो लर्न कर सकते हैं। सेरेब्रल गैंग्लियन इज अगेन इंपॉर्टेंट। सेरेब्रोपीडल कनेक्टिव एंड पीडल गैंग्लियन दैट इज इंपॉर्टेंट। सेरेब्रोविसरल कनेक्टिव इज इंपॉर्टेंट एंड डन विसरल गैंग्लियन, यस द लास्ट वन, दिस इज इंपॉर्टेंट। गैंग्लियंस है, कनेक्टिव्स है, कमीशर्स है, ये सारी ही चीज़ें तीनों ही एनिमल्स में पाई जाती है और मार्क करनी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी आप डायग्राम बनाएं तो आप स्पेसिफिक स्ट्रेस दें कि डायग्राम बहुत ही नीट, क्लीन और पेंसिल से ड्रॉ करें तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज थी आपकी डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ डायसेक्शन, जिनमें इन तीनों में से कोई भी एक का नर्वस सिस्टम पूछ सकते हैं, लिखने को भी बोल सकते हैं। समटाइम्स द एग्जामिनर्स ऑल्सो आस्क यू टू राइट समथिंग अबाउट द नर्वस सिस्टम, तो प्लीज़ पढ़ के जाइएगा और अच्छे से इसको अपेयर करिएगा। जो सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज परमानेंट प्रिपरेशन। परमानेंट प्रिपरेशन कैसे होती है एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट permanent preparation। हिंदी में हम लिख सकते हैं स्थायी स्लाइड का निर्माण। जनरली जो एग्ज़ाम में दिया जाता है, सबसे पहले तो आपको कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी जिसके अंदर आपको नर्वस सिस्टम का डायग्राम का पहला क्वेश्चन बता दिया जाएगा और आपको करने के लिए दे दिया जाएगा। जो सेकंड काम आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, दैट इज़ आपको एक मटेरियल दिया जाएगा। जिस किसी ने भी प्रैक्टिकल किया है फर्स्ट सेमेस्टर में, रेगुलर रहे हैं बच्चे, वो जानते हैं कि कुछ मटेरियल देते हैं जिसकी हमें स्लाइड बनानी होती है। वो मटेरियल क्या है? वो मटेरियल आपका फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर फ्लाइलम इक्काइनोडर्मेटा तक जितना भी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स किया है,
अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो यूग्लिना पैरामीशियम, राइट। पॉरीफेरा की बात करें तो स्पंज के स्पिक्यूल्स आ सकते हैं, कंटिकाएँ आ सकती है, जेम्यूल्स आ सकते हैं, या स्पंज के फाइबर्स आ सकते हैं। ज़्यादातर जो देने वाले मटेरियल है मैं उसी के बारे में बात करूँगी। उसके बाद में आपके लार्वे दिए जा सकते हैं जो आपने फाइलम आर्थ्रोपोडा में पढ़े होंगे, राइट। जनरली जो दिए जाने वाली चीज़ें हैं वो है साइक्लोप्स, डैफ्निया फाइलम आर्थ्रोपोडा से, स्पंज के स्पिक्यूल्स, जेम्यूल्स और स्पंज के फाइबर्स एंड यूग्लिना पैरामीशियम। आपको वॉच क्लास आई होप सबने देखी होगी। वॉच क्लास में आपको जो मटेरियल है XYZ जो भी मटेरियल है वो आपको दे दिया जाएगा। पहले वॉच क्लास में आपको सबसे फर्स्ट काम जो रखना है दैट इज पानी। टैप वाटर ले ले चाहे डिस्टिल वाटर ले ले, पानी डाल के आपको वॉच क्लास तैयार रखनी है। आपको मटेरियल दिया जाएगा, इस मटेरियल को पाँच से 10 मिनट तक यू हैव टू कीप इट इन वाटर, जिससे मटेरियल के ऊपर प्रेजेंट कोई भी इम्प्योरिटी साफ हो जाएगी। 5 से 10 मिनट पानी में रखने के बाद में आप प्रोसेसिंग चालू करेंगे। आपकी टेबल के ऊपर एक बॉक्स के अंदर कई सारे एल्कोहल सीरीज रखी हुई होगी। अगर हम बात करें तो लगभग 50% 70%, 90%, एंड एब्सोल्यूट एल्कोहल यानी कि 100% एल्कोहल। ये बॉटल्स आपकी टेबल पे रखी रहेगी जिसे हम कहते हैं एल्कोहल सीरीज। सबसे पहला क्वेश्चन जो वाइवा में लगभग पूछा जाता है कि हम क्यों स्लाइड्स के ऊपर एल्कोहल सीरीज पास करते हैं। इस प्रोसेस को जो हम स्लाइड्स के ऊपर कर रहे हैं एल्कोहल सीरीज पास करके, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिहाइड्रेशन, यानी कि हिंदी के अंदर इसे कहते हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण क्यों कर रहे हैं? जो भी आपको मटेरियल मिला है उसके अंदर पानी का परसेंटेज 100% है। अगर हम परमानेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी कि हम लंबे समय तक उस स्लाइड को प्रिजर्व करके रखना चाह रहे हैं हमारी लैबोरेटरी के अंदर, हमारे कबर्ड्स के अंदर, जब हम प्रिजर्व करने की बात करते हैं और पानी अगर मटेरियल के अंदर रहा तो जल्दी ही सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। उसे खराब होने से बचाने के लिए पानी उसमें से एक्सट्रैक्ट करके हम उसमें एल्कोहल फिल करते हैं। स्टार्टिंग में हम 30% एल्कोहल डालेंगे। पानी 5 से 10 मिनट रखा आपने। इसके बाद में एक प्रोसेस है जो जनरली मैं फॉलो करती हूँ। वॉच क्लास के अंदर आपने स्लाइड लगा दी और स्लाइड पे आपने रिक्वायर्ड मटेरियल रख दिया। आफ्टर दैट आपने इसके ऊपर 30% एल्कोहल की 2 से 3 ड्रॉप्स, नॉट मोर देन दैट, 2 to 3 ड्रॉप्स आपने लगाई और उसके बाद में आपने इसको दूसरे वॉच ग्लास से ढक दिया। अब हमने 2 वॉच ग्लास का इस्तेमाल क्यों किया? ये एक तकनीक है जो कि हम जानते हैं कि एल्कोहल जल्दी ही वेपराइज हो जाता है, उड़ जाता है और मटेरियल के अंदर नहीं जाएगा। उसे बचाने के लिए हमने दूसरी वॉच ग्लास से इसे कवर कर दिया। ओके, तो 5 से 10 मिनट वाटर में रखने के बाद में हमने इस पर्टिकुलर मटेरियल को स्लाइड पर रख लिया और बाकी सारा ही प्रोसीजर हम स्लाइड पर ही करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड स्टेप में आपको 5 से 10 मिनट इस पर्टिकुलर मटेरियल को 30% एल्कोहल में रखना है। 5 से 10 मिनट आपने एल्कोहल में रख लिया, आपने अपना कॉपी का काम जो भी आपको दिया हुआ है वो आपने कंप्लीट कर लिया पैरेलली। 5 से 10 मिनट रखने के बाद में आपने वापस से ये वॉच ग्लास जैसे ही हटाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा अगर एल्कोहल है तो उस एल्कोहल को स्लाइड से टिल्ट करके, स्लाइड को आपने हल्की सी टिल्ट करी और एल्कोहल को नीचे वाली वॉच ग्लास में ड्रेन कर देना है। एक बात का और ध्यान रखना है, नीचे वाली वॉच ग्लास को आपको खाली नहीं करना है। द रीजन बीइंग दैट
आपने स्लाइड देखी और आपको लगा कि मेरा मटेरियल अच्छा नहीं है, दूसरा मटेरियल आपको नहीं मिलने वाला, तो ये जो वॉच ग्लास में अगर गलती से कुछ मटेरियल गिर गया है तो वो आपके बाद में वापस स्लाइड में काम आ जाएगा। 5 से 10 मिनट हमने 30% अल्कोहल में रखने के बाद में अगेन यहाँ पर जब हम 5 से 10 मिनट 30% अल्कोहल में रख रहे हैं, पानी कितना है मटेरियल के अंदर 70% वाटर और 30% अल्कोहल डल चुका है। क्लियर? आगे हम वापस से 5 to 10 मिनट्स नेक्स्ट अल्कोहल सीरीज दैट इज 50% अल्कोहल में इसे रखेंगे। अब अगर हम देखें तो आपके जो मटेरियल है उसके अंदर पानी कितना हो गया, 50% वाटर हो गया और 50% उसके अंदर अल्कोहल एम्बेडेड हो गया। आफ्टर दैट अगेन वी विल फॉलो द सेम प्रोसीजर, 5 to 10 मिनट्स हम रखेंगे इसे 70% अल्कोहल में। 70% अल्कोहल में रखने के बाद में हमारा जो मटेरियल है उसमें पानी कितना बचा है, दैट इज ओनली 30% अल्कोहल। ये धीरे धीरे हम कर रहे हैं, हम चाहें तो एकदम से 90% या एब्सोल्यूट अल्कोहल डाल सकते थे, लेकिन उतना वाटर कंप्लीटली एक्सट्रैक्ट उसके अंदर नहीं होगा। हम धीरे धीरे अल्कोहल एम्बेड करेंगे और पानी को एलिमिनेट करेंगे। ओके, अब 70% अल्कोहल डालने के बाद में हमारी जो स्लाइड है, हमारा जो मटेरियल है दैट इज ट्रांसपेरेंट। अब हमें मटेरियल को स्टेन करना होता है। इसके बाद में आपके पास में उसी बॉक्स के अंदर एक बॉटल पड़ी होगी जिसका नाम होगा ईओसिन। नाउ व्हाट इज ईओसिन? क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि आप ईओसिन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ईओसिन एक तरह का डाई है, अभिरंजक है, जो कि आपकी सेल को, जो भी आपको मटेरियल मिला है उसे स्टेन करेगा। 70% अल्कोहल के बाद में आपको 1 से 3 मिनट ईओसिन डाल के रखना है। अगेन प्रोसीजर वही रहेगा, वॉच ग्लास को हटाएंगे, स्लाइड को टिल्ट करेंगे, नीचे वाली वॉच ग्लास में सारा मटेरियल ड्रेन ऑफ करेगा और जो मटेरियल है उसे कोशिश करना है आप स्लाइड के ऊपर ही इंटैक्ट रखें। आफ्टर दैट आप ईओसिन की 1 या 2 ड्रॉप्स डालेंगे और 1 से 3 मिनट तक रखेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपका बन के आता है कि हमने ईओसिन का इस्तेमाल ही क्यों किया। मेनी डाइज है जो हम इस्तेमाल कर सकते थे। द रीजन बीइंग दैट ईओसिन इज अ टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक डाई, यानी कि कोशिका द्रव्य को अभिरंजित करने वाली डाई है और मैक्सिमम हमारे जो सेल के कंटेंट्स हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। ईओसिन को 70% अल्कोहल के बाद में ही क्यों इस्तेमाल किया? कई सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सोच रहे होंगे। तो ईओसिन की जो प्रिपरेशन है दैट इज डन इन 70% अल्कोहल, यानी कि 70% अल्कोहल में ईओसिन को बनाया गया है और इसीलिए इसको 70% अल्कोहल के बाद ही डालते हैं ताकि वो आसानी से कोशिका में घुल जाए। आफ्टर यूजिंग ईओसिन 1 से 2 मिनट 3 मिनट हार्डली हमने ईओसिन में रखा और हमें समझ में आने लग गया कि हमारा मटेरियल जो है वो स्टेन लेने लग गया है। आफ्टर एडिंग ईओसिन, आफ्टर रिमूविंग ईओसिन 5 से 10 मिनट आपको फिर डालना है 90% अल्कोहल। 90% अल्कोहल जब आपने डाला है तो आपके मटेरियल में अब सिर्फ बचा है 10% वाटर। इस फेज के बीच में जब आप 90% अल्कोहल डाल रहे हैं उसके बीच में आप एक बार आपके मटेरियल को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व ज़रूर कर लें, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपने जिसे स्टेन किया है वो प्रॉपर है या नहीं है। तो इस प्रोसेस के बाद में आप एक बार माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व ज़रूर कर लें। 90% अल्कोहल के बाद में अगेन आपको 5 to 10 मिनट्स एब्सोल्यूट अल्कोहल या हम कह सकते हैं 100% अल्कोहल में मटेरियल को रखना है। एब्सोल्यूट अल्कोहल में डालने के बाद में हमें एक और केमिकल वहां पड़ा मिलेगा जिसे हम कहते हैं ज़ाइलीन। ये ज़ाइलीन क्या है? ज़ाइलीन बेसिकली एक क्लियरिंग एजेंट है जो कि
अगर स्लाइड के पूरे प्रोसेस के टाइम आपके मटेरियल में कोई गंदगी हो गई है, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया है, या हमें दिखाई ट्रांसपेरेंसी जो आपके मटेरियल की है उसे मेंटेन करने के काम आता है, तो ज़ाइलिन इज अ क्लियरिंग एजेंट, राइट। ज़ाइलिन में 1 से 3 मिनट मटेरियल को रखने के बाद अब हमें मटेरियल की करनी है माउंटिंग। माउंटिंग का मतलब क्या है? माउंटिंग का मतलब ये है कि अब हमें एक और फ्रेश स्लाइड लेनी है। उस फ्रेश स्लाइड के सेंटर में हमने अपना मटेरियल प्लेस कर देना है जो आपको स्टेन्ड मिल रहा है, और आपने अच्छे से उसको स्टेन किया है, और स्टेन करने के बाद में आपने एक बार माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व भी किया है, राइट। आपने स्लाइड के बीचों बीच आपका मटेरियल, चाहे आप ब्रश से ले, अगर मटेरियल बड़ा है तो आप नीडल जो आपके डाइसेक्टिंग बॉक्स में है आप उससे भी मटेरियल को ले सकते हैं। अगर मटेरियल आपके छोटे हैं तो आप ब्रश से उसे लेकर स्लाइड के बीच में रखकर उसे ब्रश से फैला दें। फैलाने के बाद में आपके पास में आपके बॉक्स के अंदर एक और केमिकल पड़ा है जिसका नाम है DPX, डाइफिनाइल डाइथैलेट ज़ाइलिन। DPX थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि ग्लू जैसा स्टिकी सब्सटेंस है। जैसे ही आपने मटेरियल को स्लाइड पे ले लिया, इसके बाद में DPX के ऊपर जो हम कह सकते हैं बॉटल है उसके अंदर ग्लास रॉड एक डिप की हुई होगी। उस ग्लास रॉड से आपको DPX के अंदर जो ग्लू जैसा स्टिकी सब्सटेंस है उसे निकाल के आपको इसके ऊपर हल्का सा रख देना। क्लियर? आपने DPX हल्का सा लगाया, एक ग्लू सब्सटेंस है, स्टिकी सब्सटेंस है, एंड लास्ट में आपको इसे कवर स्लिप से ढक देना है। मेजर प्रॉब्लम जो जनरली स्लाइड प्रिपरेशन में आती है, DPX लगाने के बाद में जैसे ही आप इसको कवर स्लिप से ढकते हैं तो एयर बबल आ जाता है। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम जो एग्जामिनर जब देखता है तो ये कहता है कि आपकी स्लाइड अच्छे से नहीं बनी है। एयर बबल को अवॉइड करने के लिए जो हम टिप यूज़ करते हैं जनरली कि आपका जो कवर स्लिप है, छोटा सा ग्लास का कवर स्लिप जो होता है, उसे आप जब प्लेस करें तो मेक श्योर यू प्लेस इट विद द फोर्सेप। फोर्सेप से सिर्फ एक किनार पे आपको DPX जहाँ लगाया हुआ है वहाँ पर हल्का सा आपको अपना कवर स्लिप प्लेस करना है और एकदम धीरे से आपके कवर स्लिप को छोड़ देना है। जैसे ही आप ऐसा प्रोसेस करेंगे एयर बबल्स के जो चांसेस है वो मिनिमाइज हो जाएंगे। आफ्टर दैट यू हैव टू आसपास जितना भी आपका स्टेन लगा है, कोई गंदगी लगी है, उसको फिल्टर पेपर से साफ करके एग्जामिनर को दिखाने के लिए छोड़ दें। दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ परमानेंट प्रिपरेशन। यही एक एक्सपेरिमेंट आपको प्रैक्टिकली करके एग्जामिनर को दिखाना है। ये जो स्टेप्स आप यूज़ करते हैं, स्लाइड को वॉच ग्लास के ढकना या आप फोर्सेप से कवर स्लिप को लगाते हैं, इससे एग्जामिनर जो ऑब्जर्व कर रहा होता है वो ये जान जाता है कि आपने सेमेस्टर को रेगुलर अटेंड किया है। जो भी बच्चा सेमेस्टर में नहीं आता और एकदम से एग्ज़ाम में आता है तो वो ये गलतियां कर देता है जिसकी वजह से एग्जामिनर को ईजीली पता चल जाता है कि बच्चा रेगुलर है या नहीं। एक्सरसाइज 1 में हमने डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ डायसेक्शन पढ़ लिया। एक्सरसाइज 2 में हमने परमानेंट प्रिपरेशन ऑफ द स्लाइड यानी कि स्थायी स्लाइड का निर्माण देख लिया। एक्सरसाइज 3 के अंदर हमारे बेसिकली आएंगी स्पॉटिंग, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब व्हाट इज स्पॉटिंग? 11th और 12th स्टैंडर्ड, चाहे आपने RBSE से पढ़ा है चाहे आपने CBSE से पढ़ा है, आपने सभी ने जूलॉजी प्रैक्टिकल के अंदर स्पॉट्स देखे हैं जिन्हें आपने पढ़कर समझकर उसका एक्सप्लेनेशन आपने कॉपीज़ के अंदर लिखा है। इसी तरीके से इस साल जो हमें स्पॉटिंग में करना है दैट इज़ नॉन कॉर्डेट्स, या जिसे हम कह सकते हैं इनवर्टिब्रेट्स। आपके जो थ्योरी का पेपर है उसके अंदर हमने एनिमल डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन वाले पेपर में पहली 2 यूनिट के अंदर सारे इनवर्टिब्रेट्स को पढ़ा है। अंतर क्या है जो आपका वाइवा का फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स में व्हाट इज द डिफरेंस? तो फर्स्ट डिफरेंस, वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होती है यानी कि कशेरुक दंड
अनुपस्थित होता है अकशेरुकी जंतुओं में। कशेरुक जंतुओं में कशेरुक दंड उपस्थित होता है जो कि हॉलो और डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। अब इनके अंदर तो कशेरुक दंड अनुपस्थित होता है, तो सवाल ही नहीं उठता कि साइड कौन सी है और कैसा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है जो कि सॉलिड और वेंट्रल होता है। सॉलिड यानी कि ठोस होता है, बीच पे से हॉलो नहीं होगा। हार्ट इनका अगर प्रेजेंट हो तो, इफ हार्ट इज प्रेजेंट, जनरली जितने भी छोटे जंतु होते हैं उनके अंदर हृदय अनुपस्थित होता है, लेकिन यदि हम कह सकते हैं उपस्थित है तो कौन सी साइड में होगा? डॉर्सल साइड में। हमारे अंदर जो हार्ट है वो वेंट्रल साइड में है, वेंट्रल साइड में उनकी पोजीशन है। हीमोग्लोबिन, हमारे अंदर अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें जो कि आपको लास्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है एक तरह की कोशिका में, एक तरह की सेल में जिसे कहते हैं लाल रक्त कणिका यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल। इनके अंदर हीमोग्लोबिन अगर प्रेजेंट होगा तो प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था के रूप में उपस्थित होगा, यानी कि हीमोग्लोबिन इफ प्रेजेंट इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। हमारे अंदर हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर उपस्थित होता है। Okay, we'll move to next important characteristic। एनस पोस्टीरियर है और कोई पोस्ट एनल टेल यानी कि छोटी सी पूंछ। हम जानते हैं हमारा एवोल्यूशन हुआ है, पूर्वज हमारे बंदर थे और बंदरों की एक छोटी सी पूंछ थी जो हमें अभी तक अंश में उपस्थित है, इनके अंदर नहीं होती है। हमारे अंदर पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल्स हम चालू करेंगे, प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, ऐसे बहुत सारे संघ हैं जो कि इस इनवर्टिब्रेट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में हम आते हैं दैट इज मैमल्स, स्तनधारी, रेप्टिलिया, एवीज एंड मछलियाँ इत्यादि। बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आप हायर सेमेस्टर्स में कंप्लीट करेंगे। इस सेमेस्टर में हम स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं आपके अकशेरुकियों पे। हमें स्पॉटिंग के अंदर कुल मिला के 8 स्पॉट्स रखे जाएंगे। स्पॉटिंग में हमें 8 स्पॉट्स दिए जाएंगे। स्पॉट्स बेसिकली आपकी बॉटल्स के अंदर एनिमल्स इंटैक्ट होते हैं और इस इंटैक्ट पोजीशन में जो आपका एनिमल होता है, लेट सपोज अगर हम साइकन की बात करें तो, या हम कोई भी अर्थवर्म एनालिडा ले लें, ये इंटैक्ट पोजीशन में होता है और इसके अंदर एक सोल्यूशन भरा जाता है जिसे कहते हैं फॉर्मलिन। फॉर्मलिन सोल्यूशन एक तरह का प्रिजर्वेटिव है जो कि एनिमल को प्रिजर्व करके रखता है। लेकिन अगर आपने सेमेस्टर अटेंड किया है तो आपने इन स्पेसिमेंट्स को देखा है तो इनका कलर धीरे धीरे फॉर्मलिन के कारण फेड हो जाता है। स्पेसिफिकली हमारे अकशेरुकी में कितने संघ हैं? तो कुल मिला के हमारे अकशेरुकी में हमें 10 संघ पढ़ने हैं और उन 10 संघ में से आपके 8 स्पॉट्स दिए जाएंगे, चाहे वो स्लाइड के रूप में दिया जाए चाहे वो स्पॉट के रूप में दिया जाए। फाइलम सबसे पहला है, फाइलम आपका प्रोटोजोआ। ये एनिमल डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन वाले जो थियोरी पेपर है उसमें पहली और दूसरी यूनिट को भी कंप्लीट बताता है। सेकेंड फाइलम आपका फाइलम पोरिफेरा, ये एनिमल डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन के यूनिट नंबर 1 में भी डिटेल में पढ़ने हैं और इनके एनिमल्स को डिटेल में पढ़ना है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के पास में अलग अलग स्पॉट्स होते हैं और अलग अलग स्पॉट्स में लगभग हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर फाइलम प्रोटोजोआ और पोरिफेरा से एक स्पॉट कन्फर्म आता है। नेक्स्ट फाइलम आपका आता है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के बाद में आता है प्लैटीहेलमिन्थीस, देन इज नेमेटोहेलमिन्थीस, देन आता है आपका एनालिडा। एनालिडा के अंदर एक और स्पॉट इंपॉर्टेंट है दैट इज अर्थवर्म। अर्थवर्म के बाद में आता है आपका आर्थ्रोपोडा। अगेन हमने आर्थ्रोपोडा का एनिमल ऑलरेडी एक देख लिया है दैट इज पैलेमोन। आर्थ्रोपोडा के बाद में फाइलम नंबर 8 है मोलस्का, फाइलम नंबर 9 है इकाइनोडर्मेटा और फाइलम नंबर 10 आपका है हेमिकॉर्डेटा दैट इज बेलानोग्लॉसस, जो आपका अभी इस साल हमें नहीं पढ़ना, इस सेमेस्टर हमें नहीं पढ़ना।
एक क्विक रिव्यू हम लेंगे फाइलम प्रोटोजोआ का। फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसके क्या क्या क्लासिफिकेशन है। प्रोटोजोआ डेफिनेशन अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले प्रोटोजोआ माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि 8 स्पॉट में से इफ आपका स्पॉट स्लाइड के फॉर्म में माइक्रोस्कोप में लगाया हुआ है तो हो सकता है कि वो प्रोटोजोआ हो। ए सेल्यूलर है। एनिमल क्यूल्स कहते हैं। एनिमल क्यूल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इतने माइन्यूट होते हैं कि हम उन्हें एनिमल की जो परिभाषा है उसे परिभाषित नहीं कर सकते। विदाउट टिश्यू एंड ऑर्गन्स, इनमें उत्तक नहीं पाया जाता, इनमें अंग नहीं पाया जाता। हैविंग 1 और मोर न्यूक्लियाई, या तो एक केंद्रक होगा या एक से ज़्यादा होगा। एक से ज़्यादा केंद्रक वाला जो जंतु है फाइलम प्रोटोजोआ में उसका नाम है ओपालिना। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इसके अंदर पाई जाती है। बहुत सारे बहुकेंद्रकीय संरचना इसके अंदर देखी गई है, राइट। बट नो न्यूक्लियस एवर इन चार्ज ऑफ अ स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ अ साइटोप्लाज्म। कोई भी न्यूक्लियस किसी भी पर्टिकुलर जगह का पार्ट का इंचार्ज नहीं होता, मॉनिटर नहीं होता। दे एग्जिस्ट आइदर सिंगल और इन कॉलोनीज। हमें अगर यूग्लिना की स्लाइड बनानी है, हमें अगर पैरामीशियम की स्लाइड बनानी है तो हम कहीं से भी स्टैग्नेंट वाटर यानी कि पड़ा हुआ जल लाके अगर उसको माइक्रोस्कोप में स्टेन करके देखें तो उसमें हमें कई सारे यूग्लिना और पैरामीशियम मिल सकते हैं। यानी कि ज़्यादातर ये जो जंतु है, इस संघ के जंतु है, वो कॉलोनीज बना के रहते हैं, झुंड बना के रहते हैं, विच डिफर फ्रॉम अ मेटाजोन इन हैविंग ऑल द इंडिविजुअल्स। जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल क्यूल्स होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, सिंपलेस्ट एनिमल्स एकदम सिंपल होते हैं, जिनका ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्म का बना हुआ होता है। हम साइटोप्लाज्म भी नहीं बोल रहे हैं, हम प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हैं यहाँ पर। बॉडी नेकेड और बाउंडेड बाय अ पेलिकल। बॉडी के ऊपर एक परत होती है जिसका नाम है पेलिकल। मैंने आपको पहले भी बताया फाइलम प्रोटोजोआ के जितने भी जंतु हैं ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं। एंड ऑफन प्रोवाइडेड विथ सिंपल टू इलैबोरेट शेल्स और एक्सोस्केलेटन। पानी में लंबे समय तक पड़े रहेंगे तो उनके ऊपर एक कवच चाहिए जिसे हम सिंपल शेल या एक्सोस्केलेटन से संबोधित करते हैं। ज़्यादातर सॉलिटरी यानी कि एकल होते हैं या कॉलोनीज बना के रहते हैं। बॉडी सममिति जो है वो असममित होते हैं या स्फेरिकल सिमेट्री के पाए जाते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स आर फिंगर लाइक सूडोपोडिया, क्योंकि इसके अंदर एक जंतु आता है जो आपने कक्षा 9वीं से पढ़ रखा है जिसका नाम है अमीबा, ठीक है। और विप लाइक फ्लैजिला जो कि प्रेजेंट होता है यूग्लिना के अंदर। अगेन मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनके लोकोमोटिव ऑर्गन्स पर भी काफ़ी सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। और हेयर लाइक सीलिया बेसिकली प्रेजेंट होते हैं पैरामीशियम के अंदर। पैरामीशियम को सामान्यतः स्लिपर एनिमल क्यूल भी कहते हैं। और यूग्लिना आप जानते हैं दैट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, यानी कि जंतु और पादप की संयोजक कड़ी यूग्लिना कहलाती है। नेक्स्ट इज इनका न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण जो है वो होलोजोइक है। होलोजोइक का मतलब है अमीबा अपने सूडोपोडिया को, अपने फॉल्स फीट को फैलाता है और खाने को अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है। उसके बाद में उसे डाइजेस्ट करके टुकड़ों में तोड़ता है और तोड़ने के बाद में उसे एब्जॉर्ब करके जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी के बाहर एलिमिनेट कर देता है। इस तरह के प्रोसेस को जब कंप्लीट फूड पार्टिकल या कंप्लीट खाद्य पदार्थ जंतु अपने अंदर लेता है, दैट इज नोन एज होलोजोइक। होलोफाइटिक यानी कि प्लांट लाइक, यदि पादप इनगल्फ कर रहा है तो उसे हम होलोफाइटिक कहेंगे। डाइजेशन, अगेन पाचन जो है वो इंट्रासेल्यूलर होगा। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जनरल बॉडी सरफेस यानी कि सतह से होता है। रिप्रोडक्शन
एसेक्सुअल होगा, अलैंगिक जनन होगा, द्विखंडन या बहुखंडन द्वारा, और लास्ट बडिंग भी हो सकती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कॉन्जुगेशन यानी कि संयुग्मन की प्रक्रिया द्वारा होता है। ये जो कॉन्जुगेशन है ये ज़्यादातर पैरामीशियम में देखने को मिलता है, और फर्स्ट ईयर के आगे फर्स्ट सेमेस्टर में हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। या हम कह सकते हैं फ्यूजन ऑफ गैमीट्स भी देखा गया है, जिसे हम सामान्यतः कहते हैं सिनगेमी। ये सारे जनरलाइज पॉइंट्स हैं जो आपने एनिमल डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन के फर्स्ट यूनिट में पढ़े होंगे। हम सीधा आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ पे। बेसिकली हमने इसको हिंदी में भी लिखा था, लेकिन विजिबिलिटी इनमें हमारे पास ऐसा कोई मिला नहीं कन्वर्जन वाला, जिसकी वजह से हमें ये विजिबल नहीं है। फाइलम प्रोटोजोआ 2 सब फाइलम में और 5 क्लासेस में डिवाइडेड है, और इसे क्लासिफिकेशन किया था हाइमन ने 1940 में। अगर हम सब फाइलम 1 की बात करेंगे तो प्लाज्मोड्रोमा, या जिसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो फ्लैजिला है। तो जो सब फाइलम्स में उपसंघ में विभाजित किया है वो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स, यानी कि के आधार पर हमने इसे विभाजित किया। सबसे पहली क्लास जो हम बात करेंगे वो है मेस्टिकोफोरा। क्लास पहली आपकी है मेस्टिकोफोरा, और मेस्टिकोफोरा का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है यूग्लिना, जिसकी स्लाइड आपने 100% स्पॉटिंग में देखी होगी। यूग्लिना जो है बेसिकली उसके अंदर जो लोकोमोटरी यानी कि चलन ऑर्गन अंग होता है वो है फ्लैजिला यानी कि कशाप, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। सेकेंड क्लास है सार्कोडीना। सार्कोडीना के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो है सूडोपोडिया यानी कि चलन पाद जो इसके अंदर है वो कूट पाद जिसे हम कहते हैं वो उपस्थित है, और इसका क्लासिकल उदाहरण है अमीबा। ये एक डायग्राम है यूग्लिना का, माइक्रोस्कोपिक व्यू है बेसिकली। दिस इज अमीबा, आपने बहुत पहले इनकी इमेजेस देखी होगी। न्यूक्लियस है और ये जो फॉल्स फीड निकल रहे हैं ये आपके सूडोपोडिया हैं। जो तीसरी क्लास है दैट इज स्पोरोजोआ। इसके अंदर किसी भी प्रकार का लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता, यानी कि सभी जंतु जो है वो पैरासिटिक होते हैं यानी कि परपोषी होते हैं। स्पोर फॉर्मेशन इनके अंदर अधिकतर देखा गया है, और स्पोरोजोआ का एक ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम बहुत ही फेमस है, जो कि क्या कॉज करता है। अगेन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मलेरिया क्रॉस करता है, और इसका जो वेक्टर है, जो वाहक है प्लाज्मोडियम को लेकर, कौन आता है, दैट इज फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो। तो ये क्वेश्चन आपका फाइलम प्रोटोजोआ से बन के निकल के आ सकता है। दूसरा सब फाइलम जो है दैट इज सीलियोफोरा। सीलिया या टेंटिकल्स पूरे जीवन काल में या कभी किसी भी लाइफ स्टेज में इनमें उपस्थित होते हैं। न्यूक्लियस इसमें 2 तरह के होते हैं, एक छोटा न्यूक्लियस और एक बड़ा न्यूक्लियस। जो सब फाइलम है सीलियोफोरा, उसकी पहली क्लास है सीलिएटा। सीलिएटा का मतलब है कि पूरे जीवन काल में सीलिया उपस्थित होते हैं, और इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है पैरामीशियम। जो दूसरी क्लास है दैट इज सक्टोरिया। सक्टोरिया का मतलब है सीलिया से जब यंग होते हैं तब चलते हैं, और जैसे ही एडल्ट होते हैं तो इनमें टेंटिकल्स डेवलप हो जाते हैं, यानी कि पूरे जीवन काल में इनके सीलिया उपस्थित नहीं होते। इसका एक उदाहरण है पोडोफायरा, जो जनरली आपके स्पॉट्स में नहीं देखने को मिलता है। दिस इज द इमेज ऑफ पैरामीशियम। इसे स्लीपर एनिमल्क्यूल भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चप्पल नुमा संरचना का दिखाई देता है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, पैरामीशियम आपके स्पॉट में रखा जा सकता है, या तो पैरामीशियम रखा जाएगा या यूग्लिना रखा जाएगा। ज़्यादातर स्पॉटिंग में यही दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे।
फाइलम पॉरीफेरा की बात करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत जंतु होते हैं, बहुत ही अलग अलग रंगों के होते हैं और अगेन ये भी पानी में पाए जाते हैं। पॉरीफेरा, पॉरीफेरा का मतलब है पोर बियरिंग एनिमल्स, वे जंतु जिनके अंदर पोर होते हैं, छिद्र होते हैं। बेसिकली फाइलम पॉरीफेरा में दो तरह के छिद्र होते हैं, एक जिससे पानी अंदर जाता है जिसे हम ऑस्टिया कहते हैं, और एक जिससे पानी बाहर की तरफ वापस निकलता है जिसे हम ऑस्क्यूलम कहते हैं। ये नाम इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट ग्रैंड जिन्होंने पॉरीफेरा नाम दिया और उन्होंने ये प्रूव किया कि स्पंजेस एनिमल्स होते हैं क्योंकि वो स्थायी होते हैं। ज़्यादातर स्पंजेस जो है वो स्टेशनरी होते थे, तो पहले ऐसा लगता था कि स्पंजेस वर प्लांट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉरीफेरा पे अगर हम फटाफट इसको रिव्यू करें, एक्वेटिक पानी में पाए जाते हैं, सिडेंट्री एक स्थानबद्ध ज़्यादातर होते हैं, एसिमेट्रिकल यानी कि असममिति वाले होते हैं, या रेडियल सिमेट्री इनके अंदर पाई जाती है। फर्स्ट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है यानी कि बहुकोशिकीय जंतु है और जिनका ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्युलर होता है। डिप्लोब्लास्टिक यानी कि दो लेयर्स के बने हुए होते हैं और बोथ लेयर्स को हम कह सकते हैं पिनाकोडर्म एंड कोएनोडर्म। ठीक है, रेस्ट इतना डिटेल में आपसे प्रैक्टिकल्स में डेफिनेटली नहीं पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ऑस्टिया पूछ लेते हैं। ऑस्टिया अगर मैं स्पंज का एक डायग्राम बनाऊं जो कि बहुत ही आपने एग्जाम में बनाया होगा तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। स्पंज सिडेंट्री होता है, इसके ऊपर यहाँ पोर्स होते हैं, इन पोर्स को हम कहते हैं ऑस्टिया एंड दिस पोर इज नोन एज ऑस्क्यूलम। अगेन इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंटिकाएं लगी हुई होती है जो कि कैल्शियम की बनी हुई होती है और ऐसी कंटिकाओं को कैल्केरियस स्पिक्यूल्स कहते हैं। डाइजेशन इंट्रासेल्युलर होता है, सारे स्पंजेस हर्माफ्रोडाइट होते हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो ज़्यादातर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही, लैंगिक और अलैंगिक तरीके दोनों से ही हो सकता है। ये सारा डिटेल आपका थ्योरी में पूछा जाता है। लार्वा जो है पैरेन्काइमूला या एम्फीब्लास्टुला, लार्वल स्टेज यानी कि डायरेक्ट इनमें डेवलपमेंट नहीं होता। जो डेवलपमेंट है, जो विकास है वो अपरोक्ष तरीके से होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और बीच की अवस्था को हम लार्वा कहते हैं। ये पानी का मूवमेंट बताया हुआ है, पानी अंदर जाता है, अंदर पानी जाता है, साथ में खाना मिक्स रहता है पानी के अंदर से, और खाने को डाइजेशन और एब्जॉर्ब करके जितना भी पानी बाहर वापस भेजते हैं उसके साथ जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो एलिमिनेट कर देते हैं। हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को बेसिकली 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। सबसे पहली क्लास है क्लास कैल्केरिया। कैल्केरिया क्लास, और ये है बेसिस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइलम पॉरीफेरा किस बेस पे डिवाइड किया गया है, कितनी क्लासेस में विभाजित किया गया है। फाइलम पॉरीफेरा को 3 क्लासेस में मुख्यतः इस आधार पर विभाजित किया गया है कि इनमें किस तरह की कंटिकाएं लगी है। कंटिकाएं यानी कि स्पिक्यूल्स। कैल्केरिया स्पिक्यूल्स यदि है तो क्लास कैल्केरिया में है। केनाल सिस्टम आपने अगर थियरी में पढ़ा होगा तो एस्केनॉइड या साइकोनॉइड प्रकार का है। इसके अंदर आपके स्पॉट्स के 2 एग्जाम्पल है, ल्यूकोसोलेनिया और साइकल। ये एक इमेज है साइकन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पॉट है। ल्यूकोसोलेनिया जिसे ऑरेंज पाइप स्पंज भी कहते हैं, जनरली एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके अंदर डाई इंजेक्ट की थी इनके ऑस्टिया से, और ऑस्क्यूलम से कलरफुल जो वाटर है वो बाहर एलिमिनेट हुआ था, जो ये प्रूव करता है कि पानी अंदर ऑस्टिया से जाता है और ऑस्क्यूलम से वापस प्रोजेक्ट आउट होता है। नेक्स्ट क्लास जो है वो है हेक्सेक्टिनेलिडा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। 6 रेड ट्राइएक्सन सिलीशियस स्पिक्यूल्स होते हैं, नरम होते हैं। 6 रेड का मतलब है हम अगर डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा, 3 ऐसे और 3 इसके ऐसे प्लेस्ड होते हैं। 6 रेड स्पिक्यूल्स होते हैं। अगर आपने परमानेंट प्रिपरेशन बनाई होगी तो स्पिक्यूल्स की स्लाइड आपने ज़रूर बनाई होगी। इन्हें जनरली ग्लास स्पंज कहते हैं क्योंकि इनके स्पिक्यूल्स बहुत ही सिलीशियस होते हैं और एकदम हम कह सकते हैं कांच की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसके अंदर आपका एक स्पॉट इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ हाइलोनीमा, एंड दूसरा स्पॉट है यूप्लेक्टेला, जिसका कॉमन नेम है वीनस फ्लावर बास्केट। इसे वीनस फ्लावर बास्केट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसे एज अ वेडिंग गिफ्ट दिया जाता है। जापान में बहुत ही अच्छा दिखाई देता है ऑर्गेनिज्म। अगर हम क्लियरली देखें तो लंबा सा कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसके अंदर सिलीशियस स्पिक्यूल्स दिखाई देते हैं, और जब श्रिम्प्स छोटे होते हैं तो नर और मादा श्रिम्प इसके छेद से, इसके छिद्र से, ऑस्टिया से अंदर चले जाते हैं और अंदर बड़े होने के बाद में वो वापस बाहर नहीं निकल सकते और पूरी लाइफ अपनी अंदर ही इस एनिमल के अंदर ही बिताते हैं। ये बड़े बड़े एनिमल्स इसलिए दिखते हैं क्योंकि खूब सारी सेल्स एक साथ इकट्ठा हुई हुई है, इसीलिए हमें विजिबल है। इसका टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसका ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पूरा जीवन अपना अंदर ही बिताने की वजह से इसे जापान में ज़्यादातर एज अ वेडिंग गिफ्ट दिया जाता है। अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन के निकलता है। ये आपका हाइलोनीमा है जिसे ग्लास रोप स्पंज कॉमन नेम कहते हैं। जनरली जितने भी कॉमन नेम है, ये देखिए, ये यूप्लेक्टेला बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। अभी विजिबिलिटी मेरे ख्याल से थोड़ी सी अनक्लियर है, बट देन दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एनिमल। तीसरी जो क्लास है दैट इज डेमोस्पॉन्जी। ज़्यादातर मेराइन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर यानी कि स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। स्केलेटन या तो इनका एब्सेंट होगा या प्रेजेंट होगा, और अगर प्रेजेंट होगा तो इनमें किसी भी तरह की स्पिक्यूल्स, कंटिकाएं नहीं होगी, इनमें रेशे होंगे। इस वजह से इसे कहते हैं स्पंजिया। सॉफ्ट स्पंज जैसे एनिमल्स ये होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो स्केलेटन है उसके अंदर किसी भी प्रकार की कंटिकाएं उपस्थित नहीं होती। इनके अंदर छोटे छोटे स्पंजिन फाइबर्स, लंबे लंबे हम कह सकते हैं धागी नुमा संरचनाएं प्रेजेंट होती है और जिन्हें हम कहते हैं स्पंजिन फाइबर्स। अगर किसी में प्रेजेंट होते हैं स्पिक्यूल्स तो उन स्पिक्यूल्स को सिलीशियस स्पिक्यूल्स बेसिकली कैटेगराइज किया है। जो बाथ स्पंज है, स्पंजिला, यूस्पंजिया, ये दोनों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। रेस्ट आपके स्पॉटिंग में जनरली नहीं रखा जाता है। फ्रेश वाटर स्पंज, स्पंजिला इज द ओनली फ्रेश वाटर स्पंज। ये भी आप याद रख सकते हैं वाइवा वॉइस के लिए। नेक्स्ट फाइलम दैट इज द थर्ड फाइलम इज फाइलम सिलेंट्रेटा। इन्हें निडेरिया भी कहते हैं। निडेरिया इसलिए क्योंकि इनके टेंटिकल्स में नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है जो कि बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए यानी कि इनको सुरक्षा के लिए उपस्थित होती हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा बेसिकली डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपसे डिटेल में पूछे जा सकते हैं। जनरली एग्जामिनर्स का एक पैटर्न होता है कि आप कौन सा फाइलम अच्छे से लर्न करके गए हैं, तो एक पर्टिकुलर फाइलम को कीनली स्टडी कर लीजिए, उसको थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के जाइएगा ताकि आप डिटेल में उसे एक्सप्लेन कर पाए। एटलीस्ट एग्जामिनर को ये लगे कि हमने 10 फाइलम्स में से एक फाइलम तो बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। कुछ खास इसके अंदर बेसिकली टॉपिक नहीं है जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ज़्यादातर सिलेंट्रेटा के अंदर कम ही एनिमल्स को स्पॉटिंग में रखते हैं। सारे मेंबर्स जनरली मेराइन एक्वेटिक होते हैं, ज़्यादातर मेराइन भी हो सकते हैं, सॉलिटरी होते हैं, जलवासी, कुछ अलवण जल में परंतु अधिकतर समुद्रवासी होते हैं, एकल या निवही होते हैं, स्थानबद्ध या स्वतंत्र प्लावी जंतु इसके अंदर होते हैं। सिलेंट्रेट्स रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं विथ टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप लोगों को थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में पढ़ के जाने हैं क्योंकि उसके अंदर आपके सेक्शन बी या सी के अंदर फाइलम सिलेंट्रेटा ज़्यादातर पूछा जा चुका है। हम सीधा इसके वर्गीकरण पे आते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा बेसिकली 3
मुख्य क्लासेस में विभाजित है। ये सारा की सारा इसका डिटेल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, सारे के सारे इसके जनरल पॉइंट्स हैं जो आपको थियोरी के अंदर पूछे जा चुके हैं। सबसे पहली क्लास जो फाइलम सिलेंड्रेटा की है दैट इज क्लास हाइड्रोजोआ। ठीक है, हाइड्रोजोआ के अंदर जो एनिमल ज़्यादातर आता है दैट इज हाइड्रा, फाइसेलिया जिसे पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, पोर्पिटा एंड ओबेलिया। 4 इंपॉर्टेंट स्पॉट्स है, आपने देखे होंगे और इन्हें अच्छे से याद करके जाइएगा क्योंकि इनमें से एक जनरली रखा जा सकता है। सेकेंड क्लास आती है आपकी स्काइफोजोआ। एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, नितांत समुद्रवासी होते हैं। इनके अंदर जो मेड्यूसा स्टेज है वो डोमिनेट होती है। 2 तरह की स्टेज पाई जाती है फाइलम सिलेंड्रेटा के जंतुओं में, एक पॉलिप एक मेड्यूसा। थियोरी में आपने डिटेल में पढ़ा होगा। पॉलिप स्टेज जो है वो रिड्यूस होती है या एब्सेंट होती है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं राइजोस्टोमा जो स्पॉट है दैट इज इंपॉर्टेंट। स्काइफोजोआ के बाद में ऐसे जंतु दिखाई देते हैं ट्रांसपेरेंट से समुद्र में तैरते हुए, बहुत ही सुंदर लगते हैं ये। तीसरी क्लास है दैट इज एंथोजोआ। ये भी समुद्रवासी होते हैं, सारे पॉलिप होते हैं, कोई भी मेड्यूसा अवस्था इनमें पाई नहीं जाती। अगर इंपॉर्टेंट पूछा जाए तो अल्सायोनियम जिसे डेड मैन्स फिंगर कहते हैं क्योंकि वो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी मरे हुए आदमी के अंगूठे जैसा होता है, गोर्गोनिया जिसे सी फेदर्स कहते हैं, कोरैलियम लाल मूंगा, पिनाट्यूला सी पेन, और कुछ खास इंपॉर्टेंट स्पॉट इसके अंदर है नहीं। ज़्यादातर गोर्गोनिया इंपॉर्टेंट है जो कि स्पॉटिंग में रखा जाता है। ये देखिए गोर्गोनिया सी एनिमोन, जनरली जैसे ही आप फॉर्मुलिन में इन्हें देखते हैं तो इनका कलर फेडेड होता है। अल्सायोनियम जिसे डेड मैन्स फिंगर कहते हैं। कॉमन नेम सभी एनिमल्स के याद करके जाइएगा। ये कोरल रीफ्स है। तीसरा फाइलम है फाइलम चौथा फाइलम है फाइलम टीनोफोरा। छोटा फाइलम है, ज़्यादातर इसके अंदर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। इसे सी वॉलनट या कोम जेलीज भी कहते हैं। इसके अंदर एक ही एनिमल है जिसका नाम मैं यही लिख लेती हूँ, बिरोई। एक ही एनिमल है, ज़्यादातर इसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बिरोई कैसा है और कौन से फाइलम को बिलोंग करता है। बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं यानी कि जीव दीप्ति शो करते हैं ये जंतु। क्लासिफिकेशन इसकी देखेंगे तो 2 क्लासेस टेंटेक्युलेटा न्यूडा, और न्यूडा के अंदर आता है आपका एनिमल बिरोई। न्यूडा के बेसिकली फीचर ये है कि ये वो फाइलम है, ये वो क्लास है जिसके अंदर टेंटिकल्स उपस्थित नहीं होते। अगेन बहुत ही सुंदर फैसिनेटिंग एनिमल्स है ये, और समुद्र में ऐसे दिखाई देते हैं और जीव दीप्ति यानी कि शाइन करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। नेक्स्ट फाइलम आपका इंपॉर्टेंट है प्लैटीहेलमिन्थीज जिन्हें चपटेक्रमी कहा जाता है। जनरली चपटेक्रमी हम इसको नाम से संबोधित करते हैं। फाइलम प्लैटीहेलमिन्थीज के जनरल कैरेक्टर्स, अगेन आपके थियोरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये स्लाइड्स बनाई गई है, सो उसको एक बार आप आराम से देख लीजिएगा। सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, ये सारे आपको थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू में काम आएंगे, या एक बार अगर आपके पास समय हो तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल के लिए रीडिंग करके जाइएगा। अगर हम प्लैटीहेलमिन्थीज की बात करें तो आपको जो एग्ज़ाम में रखा जाने वाला स्पॉट है वो है लिवर फ्लू और टेपवर्म। ये दोनों स्पॉट्स फाइलम प्लैटीहेलमिन्थीज के बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। क्लासिफिकेशन ज़्यादातर सबका याद करके जाइएगा कि कौन सी क्लास में आता है, क्योंकि आपको स्पॉटिंग में लिखना है।
प्लेनेरिया वो एनिमल है जिसमें मैक्सिमम रीजनरेशन कैपेसिटी पाई गई है। फेसियोला इंपॉर्टेंट है, फेसियोला हिपाटिका को आपने थियोरी में भी पढ़ा होगा। 5 इसकी लार्वल अवस्थाएं होती है, उसके लिए भी ये जाना जाता है। देन दिस इज टीनिया या टेपवर्म, ये भी आपने एनिमल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए स्पॉटिंग में रखा जाता है। नेक्स्ट फाइलम आपका है निमैटोडा, जिसे हम कहते हैं राउंड वर्म्स। डेफिनेशन है ये सारी, इसे एस्केल्वेंथीज भी कहते हैं। ये जनरल कैरेक्टर्स हैं। बहुत ही लंबा स्लाइड है ये, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। अगर हम बात करेंगे कि एस्केल्वेंथीज में कौन सा एनिमल इंपॉर्टेंट है, तो ड्रैकेंक्यूलस मेडिनेंसिस ये इंपॉर्टेंट है। एस्कैरिस आपको पता ही है, मेल और फीमेल इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, स्पॉटिंग में रखा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पूछा जाता है। फीमेल का जो टिप होता है वो पॉइंटेड होता है, फीमेल लंबी होती है, मेल छोटा होता है। बेसिक फीचर ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंस यही है। क्लासिफिकेशन लर्न करके जाएंगे, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ये देखिए, ये ओरिजिनल इमेज है फीमेल एंड मेल की एस्कैरिस में। नेक्स्ट फाइलम आपका एनेलिडा है, जिन्हें हम सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं। अगेन ये सारे कैरेक्टर्स है फाइलम एनेलिडा के, जो आपको थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू में काम आएंगे। एनेलिडा के अंदर जो स्पॉट रखा जाता है जनरली दैट इज नीरीज, और दूसरा एक स्पॉट होता है जिसका नाम दिया हुआ नहीं है इसके अंदर, दैट इज हेट्रोनीरीज। अंतर दोनों के अंदर यही है कि नीरीज जो है वो एसेक्सुअल फेज है एंड हेट्रोनीरीज इज द सेक्सुअल फेज ऑफ नीरीज। पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन क्लियरली दिख जाता है। हेट्रोनीरीज के नीचे का जो हिस्सा है, पोस्टीरियर एंड जो है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, और उसके अंदर जितने भी हम कह सकते हैं टेंटिकल्स है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। लीच अगेन हिरुडिनेरिया ग्रैन्युलोसा, दिस इज इम्पॉर्टेंट। 33 सेगमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर एंटीकोएगुलेंट पाया जाता है जिसका नाम है हिरुडिन। ये सारे के सारे वाइवा वॉइस के क्वेश्चंस हैं। अर्थवॉर्म फार्मर फ्रेंड क्यों कहलाता है? मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है। क्लासिफिकेशन लर्न करके जाइएगा। पॉलीचीटा में कौन आता है, ओलिगोचीटा में कौन आता है, हिरुडिन में कौन आता है, हिरुडीनिया में, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और डिफरेंस क्या क्या है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। आर्थ्रोपोडा दैट इज द लार्जेस्ट फाइलम। पूरे जंतु जगत का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा फाइलम इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। बहुत सारे स्पेसिमेंस इसके रखे जाते हैं, जनरली 20-24 स्पेसिमेंस कम से कम आपके फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेम में आते हैं। ज़्यादातर जो कॉमन स्पॉट्स है वो हमने देख लिए हैं। पैलीमॉन डायसेक्शन के अंदर देखा है हमने। डैफ्निया और साइक्लोप्स, मैंने पहले भी बताया है कि परमानेंट प्रिपरेशन अगर आएगी तो डैफ्निया और साइक्लोप्स का मटेरियल आपको दिया जाएगा, जिस पे आपको परमानेंट प्रिपरेशन करना है और स्लाइड बनानी है। स्कोलोपेंड्रा कन खजूरा जिसे कहते हैं, कैंसर, एंड दिस इज अगेन क्रैब, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्रैब, एंड जूलस। जूलस का कॉमन नेम है मिलीपीड। कॉमन नेम्स सभी के याद करके जाइएगा। स्कोलोपेंड्रा का कॉमन नेम है सेंटीपीड, राइट। अपेंडेजेस जॉइंटेड होते हैं, बॉडी 3 भागों में डिवाइडेड होती है, हेड, थॉरिक्स, एब्डोमेन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हेड, थॉरिक्स, एब्डोमेन को क्लियरली बाइफरकेट किया हुआ है। अगेन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन बहुत ही बड़ा है इसका। चेलिसरेटा, ट्राइलोबाइट्स, जनरली ट्राइलोबाइट्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं।
मीरोस्टोमेटा क्लास है, लिम्यूलस किंग क्रैब क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कॉमन नेम, और इसका स्पॉट में भी जनरल फेवरेट लिम्यूलस रहा है। ये एक डायग्राम आया है किंग क्रैब का, आपको इसे किंग क्रैब इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो हेड है वो किंग के क्राउन जैसा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज किंग क्रैब। अरैकनिडा, इसके अंदर ज़्यादातर हाउस स्पाइडर जो आपका आता है वो आता है, पैलेमनियस यानी कि बिच्छू आता है। ये सारे एनिमल्स आप लोगों को पहले ही देखे हुए हैं। क्लास क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो इसके अंदर आते हैं। एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म या हम कह सकते हैं एनिमल जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है वो है सैक्यूलिना, जो कि पैरासाइट होता है क्रैब के ऊपर। इसके एब्डोमेन पे, क्रैब के एब्डोमेन पे चिपक जाता है और पूरा लाइफ उसका जो पोषण है सैक्यूलिना का वो क्रैब से ही होता है। अगेन इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं मार्क कर देती हूँ, एपस आपने देखा अगर है तो, डैफ्निया साइक्लोप्स आपकी स्लाइड में आएगा, एंड हर्मिट क्रैब यूपैग्यूरस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कमेंसल रहता है, कमेंसालिज्म शो करता है। डैफ्निया साइक्लोप्स माइक्रोस्कोपिक है, आपको इसकी स्लाइड बनाने को मिलेगी तो आपको कुछ ऐसे माइक्रोस्कोप में दिखाई देंगे। मायरीपोडा, अगेन इसके अंदर दो एनिमल्स इंपॉर्टेंट है, जूलस एंड स्कोलोपेंड्रा, मिलीपीड एंड सेंटीपीड। अंतर यहाँ पर देखेंगे आप, सेंटीपीड में एक सेगमेंट से सिर्फ दो ही अपेंडेज, एक पेयर ऑफ अपेंडेज बाहर आ रहा है। मिलीपीड में एक सेगमेंट से दोनों तरफ दो जोड़ी अपेंडेज बाहर आ रहे हैं। ये बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दोनों के बीच। क्लास इंसेक्टा सबसे बड़ा क्लास है, 70% ऑफ द स्पीशीज फाउंड ऑन अर्थ इज फ्रॉम क्लास इंसेक्टा। इंसेक्टा में जो रखा जाने वाला स्पॉट है दैट इज पेडिकुलस, दैट इज ह्यूमन लाउस। लेपिज्मा सिल्वरफिश, पुरानी किताबें आप खोलते हैं, पुराने बक्से आप खोलते हैं तो उसमें एक छोटी सी सिल्वरफिश बाहर आती है, उसे लेपिज्मा कहते हैं। पेरीप्लैनेटा, दैट इज मोस्ट कॉमन कॉकरोच जो इन्वेडिंग स्पीशीज है, इंडिया की नहीं है। सिस्टोसेरा, दैट इज लोकस्ट। टर्माइट्स अगेन आपके रखे नहीं जा सकते हैं। क्यूलेक्स, एपिस, हनी बी, वेरी इंपॉर्टेंट। हनी बी की लाइफ साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं। ये कुछ इमेजेस है, वैसे तो मैक्सिमम आप जानते हैं। पेरीपेटस जनरली नहीं रखा जाता। सब फाइलम टार्डिग्रिडा, इसके अंदर वाटर बियर है जो आपके नहीं रखा जाता। पेंटास्टोमिडिया, इसके अंदर लिंगुएटा है, अगेन टंग वर्म, दिस इज नॉट इन योर स्पॉट। फाइलम मॉलस्का की बात करेंगे तो मॉलस्का के अंदर जितने भी सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं वो सारे के सारे आते हैं। हम यहाँ पर स्पेसिफिकली देखेंगे स्पॉटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपका क्लास बाइवेलवे के अंदर आपके आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। स्क्विड इंपॉर्टेंट है, ऑक्टोपस इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। इसके 10 आर्म्स होते हैं, इसकी 8 आर्म्स होती है। ये ऑर्डर ऑक्टापोडा में आता है, ये ऑर्डर डेकापोडा में आता है। अगेन आपके स्नेल्स, दैट इज पाइला जो आपने पढ़ा था वो आपका स्नेल है। आपका एक और इम्पॉर्टेंट एनिमल इसके अंदर है, अगर आपने पढ़ा होगा डिटेल में तो दैट इज नोन एज काइटन, जिसके ऊपर बॉडी के ऊपर 8 प्लेट्स लगी होती हैं। दिस इज काइटन। सो एनिमल्स फाइलम मॉलस्का के अगर रखे जाएंगे ज़्यादातर तो आपके काइटन हो गया, दैट इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डेंटेलियम एक एनिमल है जो और आपका पूछा जाता है, दिस इज पाइला, हमने थोड़ी देर पहले इसकी इमेज देखी थी। ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपके थियोरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूप्लिना आपके नहीं आएगा स्पॉट। एम्फीन्यूरा के अंदर आपका काइटन ये आ सकता है, मैं पहले बता रही हूँ। ये देखिए इसके ऊपर जो बॉडी है उसके ऊपर 8 प्लेट्स है, आप काउंट कर सकते हैं। रॉक्स के नीचे चिपका हुआ रहता है, ज़्यादातर पानी में नहीं पाया जाएगा। स्कैफोफोडा, डेंटेलियम ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके रखा जा सकता है। इसकी एक इमेज देखेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। ये आपने देखा होगा, यहाँ पर एंड में इसके बाइसल थ्रेड्स निकल के आते हैं जो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। डेंटेलियम इंपॉर्टेंट इसलिए है
क्यों? क्योंकि पहले ज़माने में इसको मुद्राओं के रूप में, सिक्कों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाले जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे आप एपिस ले लो, चाहे आप डेंटेलियम ले लो, चाहे आप सैक्युलिना ले लो, जितने भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाले एनिमल्स हैं आपके प्रैक्टिकल के अंदर ज़्यादातर रखे जाते हैं। गैस्ट्रोपोडा में इतने कुछ खास इंपॉर्टेंट एनिमल्स नहीं रखे जाते। इसके अंदर जितने भी सारे शेल वाले एनिमल्स होते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, इस क्लास के अंदर आते हैं। यूनियो रखा जा सकता है, बट देन वो आपके ऑलरेडी डायसेक्शन में एनिमल इंक्लूडेड है। लास्ट फाइलम है हमारा फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का मतलब है वो एनिमल जिसके ऊपर पूरी बॉडी हेजहॉग लाइक कांटेदार जो बॉडी होती है, वो फाइलम इकाइनोडर्मेटा में सारे एनिमल्स आते हैं। अगर हम बात करें स्पॉटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की, तो एंटीडॉन इम्पॉर्टेंट है, ऑफियोथ्रिक्स इम्पॉर्टेंट है। आप इसको और एस्टीरियास को कंपेयर करेंगे तो इसकी जो 5 आर्म्स है वो बहुत ही ब्रॉड है, इसकी 5 आर्म्स बहुत ही नैरो है और सिर्फ सेंट्रल पार्ट से अराइज हो रही है। होलोथूरिया अगेन इम्पॉर्टेंट है, सी ककम्बर कहते हैं इसे। इकिनस, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दिस इज द क्लासिफिकेशन एनाटॉमी ऑफ एस्टीरियास। स्टारफिश ज़रूर आपके स्पॉट में रखा जा सकता है। So now we have completed the third exercise, that is spotting. लास्ट एक्सरसाइज जो आपकी रहेगी, एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमारी चारों एक्सरसाइजेस का वेटेज कितना है और मार्क स्कीम क्या है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपकी जो मार्किंग स्कीम है वो आपकी टोटल रहेगी 100 मार्क्स की, जिसका वेटेज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। 30 मार्क्स आपके इंटरनल दिए जाएंगे, इसके अंदर आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड इंक्लूडेड रहेगा। 70 मार्क्स आपके एग्ज़ाम में जो आप अपीयर करेंगे उसके बेसिस पे दिए जाएंगे। एग्ज़ाम के जो 70 मार्क्स है वो आपकी एक्सरसाइजेज जो अभी आपको रिवाइज कराई, बेसिकली 4 एक्सरसाइजेज है। 1 इज डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ डायसेक्शन, जो हमने पाइला, प्रॉन और यूनियो का रिवाइज किया है। दिस डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ डायसेक्शन इज बेसिकली ऑफ 20 मार्क्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो थी आपकी वो परमानेंट प्रिपरेशन थी, परमानेंट स्लाइड्स बनानी है आपको। दिस इज द ओनली प्रैक्टिकल जो आपको परफॉर्म करना है। दिस इज ऑफ 15 मार्क्स। आपके नेक्स्ट आएंगे स्पॉटिंग। स्पॉटिंग में आपके आएंगे 8 स्पॉट्स विच इज ऑफ 3 मार्क्स ईच, दैट काउंट्स फॉर 24 मार्क्स। एंड लास्ट विल बी योर वाइवा, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, दैट काउंट्स फॉर 11 मार्क्स। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा 70 मार्क्स के एग्जाम में। एक टिप देना चाह रहे थे, जब भी आप स्पॉटिंग करते हैं आपके पास जो पेपर है आपको एक पेज पे एक ही स्पॉट करना है। 3 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्पॉट का नेम लिखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, नेम में भी 2 तरह के नेम होते हैं। आप साइंटिफिक नेम पहले लिखेंगे, आफ्टर दैट यू विल राइट द कॉमन नेम, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कॉमन नेम। तो नेम आपने दोनों लिख लिए। लेट सपोज पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना आपका स्पॉट है, तो आपने साइंटिफिक नेम लिखा पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना अलग अलग, पेरीप्लैनेटा का P कैपिटल, अमेरिकाना का A स्मॉल लेटर्स में, जो आपका ICZN कहता है। उसके बाद में आपने कॉमन नेम लिखा, दैट इज कॉकरोच। यहाँ आपको बनाना है इसका डायग्राम। अच्छा, डायग्राम भी आपको क्लियर बनाना है विथ ऑल द लेबल्स। डायग्राम बनाने के बाद में यहाँ पर आ जाएगा आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपको डिटेल क्लासिफिकेशन नहीं देना, आपको 4 इंपॉर्टेंट क्लासेस, कैटेगरीज, दैट इज फाइलम, क्लास, ऑर्डर और जीनस, इन चारों को ही फोकस करना है।
फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस सफिशिएंट रहता है। नेक्स्ट आपको जो करना है दैट इज़ योर कमेंट्स। कमेंट्स में आपको हाइट नहीं लिखनी, आपको ये नहीं लिखना कि ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, हरा दिखता है, भूरा दिखता है, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आपको डायरेक्ट कमेंट्स में बेसिकली 4 to 5 कमेंट्स आप मिनिमम लिखेंगे। उसके अंदर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो होगी दैट पर्टिकुलर एनिमल की, या हम कह सकते हैं अगर हनी भी है तो वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पॉलिनेशन का काम करती है। तो जितनी भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है या वो बात जो हमें पता नहीं है एज एन एग्जामिनर, वो आपको डेफिनेटली उसके अंदर मेंशन करनी है। दिस कंप्लीट विल बी ऑफ 3 मार्क्स। एक स्पॉट आपका 3 मार्क्स का रहेगा। ऐसे ही आपको 8 स्पॉट करने हैं। सारे फाइलम्स में से जो इंपॉर्टेंट फाइलम्स हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद में आपको वाइवा के अंदर एनिमल डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस